सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर जॉर्ज टाउन धमाके के मुलजिम डेविड पॉल का घर 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में डेविड पॉल के घर पर छापा मारा, जबकि डेविड पॉल की साली ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि डेविड पॉल के बेटे और साले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर जौहर टाउन धमाके के मुलजिम डेविड पॉल का घर 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में डेविड पॉल के घर पर छापा मारा। डेविड पॉल की साली ने 24 न्यूज से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि डेविड पॉल के बेटे और साले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर क्राइम सीन फैसल शकील से। फैसल शकील, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर में जो हमला हुआ है, दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, उस पर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो एयरपोर्ट के अंदर से जो है वो एक शख्स डेविड पॉल को हिरासत में लिया और उससे जो है तफ्तीश की गई और उसकी तफ्तीश की बिना पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महमूदाबाद नंबर 5 गली नंबर 21 में इस घर में जो है छापा मारा है और छापा मारकर यहाँ से जो है भी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। यहाँ पर जो है वो इनके हमसाए और पड़ोसी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये आपके रिलेटिव थे? जी देखें, ये मेरी बहन का घर है, ठीक है, ये मेरी बहन का घर है। रात को मैं अपनी बहन के पास थी। यहाँ पे रात को जो आए हैं वो लोग, उन लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से अंदर घुसे, कोई दरवाज़ा तोड़ के धक्के मार के अंदर घुसे, तस्वीरें लिए, मेरे आईडी कार्ड की पिक्चर्स लिए और उन्होंने पूरे चीजें चेक करी। ये डेविड पॉल जो है ये आपके कौन थे? मेरे बहनोई हैं। 30 साल हो गए हैं ये घर, इस घर को बने हुए 16 साल हो गए। रात को एक एजेंसी आई थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने हमारे गैजेट्स वगैरह लिए और बाद में दोबारा 3 बजे, एक 11 बजे आई है, एक 3 बजे आई है, जिसमें वो मेरे भाई को और मेरे भांजे को उठा के लेके चले गए और हम बोलते रह गए, कहने लगे आधे घंटे में हम छोड़ देंगे। किसको लेके गए? मेरे भाई को और मेरे भांजे को, डेविड के, पीटर पॉल डेविड के बेटे को लेके गए हैं। ये डेविड करते क्या थे, कहाँ मुकीम थे और कहाँ गए थे, क्या है? ये जो है ये बहरीन में काम करते थे, ठीक है, ये बहरीन में काम करते थे। वहाँ कोरोना की वजह से वो काम खत्म हो गया, उनका बहुत लॉसेस हुए, वो वहाँ से वापस आए। उन्होंने दुबई में ट्राई किया स्क्रैप का काम करने के लिए, पीटर मेटल्स के नाम से, पीटर ऑटोमोटिव। तो उन्होंने वहाँ पे वो काम करना शुरू किया, मगर आपको पता है कि कोरोना तो हर किसी को लेके डूबा हुआ है, वो उधर भी उनका काम नहीं चला। तो अभी वो आए हुए थे, तो वो किसी काम से वो गए हैं लाहौर। पीटर पॉल डेविड के बेटे का नाम क्या है? और केविन डेविड और दूसरा का नाम है पॉल ब्राइन। वो क्या करते पॉल? वो तो सुजुकी चलाता है। अच्छा, यहाँ कितनी देर रुके ये और क्या क्या ले गए? वाले तो 1.5 घंटा रुके थे, दूसरे वाले कोई पौना घंटा रुके होंगे। और क्या क्या सामान ले? लैपटॉप्स, मोबाइल सब ले गए, जबकि वो पीटर भाई से बिलोंग नहीं करते हैं, वो मोबाइल्स वगैरह कुछ नहीं है। वो केविन के लैपटॉप था जो उन्होंने मांगा, हमने दे दिया। कुछ बताया उन्होंने डिटेल्स? कुछ नहीं डिटेल्स दी हैं, कुछ नहीं, कहते चुप करके बैठ जाओ बस वहाँ पर और हमें अपना काम करने दें। अच्छा, किसी तंजीम से, किसी उससे ताल्लुक इनका? वो सादे कपड़ों में थे और किसी के कमांडो। पीटर साहब का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ही तंजीम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी यहाँ पर जो है वो तहकीकात की जा रही है इसके बारे में, लेकिन जो है वो इंटेलिजेंस इदारों का ये कहना है कि इसमें अहम पेशरफ्त हुई है और इसके बारे में जो उनके घर से चीज़ें उठाई गई हैं उस पर जो है वो तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है। क्या, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची महमूदाबाद में मुलजिम डेविड पॉल के पड़ोसी का कहना है कि डेविड पॉल बैरून मुल्क कारोबार करता था, उसका खानदान कई साल से महमूदाबाद में मुकीम है। जबकि पड़ोसी का मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। गुज़िश्ता रात क्या वाक़या हुआ है? कुछ हुआ है सर? पुलिस आई थी, रेंजर्स आई थी, वो चेक करके गए और हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, उस टाइम जब ये लोग आए तो घर में फैमिली मौजूद थी? फैमिली को लेकर? हाँ, मेरे ख्याल में लेके गए हैं जी। मैंने देखा नहीं है मगर मैं ऑफिस में था। आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? 6 साल से। और ये फैमिली कब से थी? ये हमारे से पहले के हैं, ये तकरीबन कोई 30-35 साल से। मोबाइल कॉल्स के टैक्स पर वजीर खजाना का 2 बार यू टर्न। हुकूमत ने बजट में मोबाइल कॉल पर टैक्स लगाया, फिर वापस लिया और अब फिर 75 पैसा टैक्स आयद कर दिया। वजीर खजाना के मुताबिक मोबाइल कॉल 5 मिनट से ज्यादा चलेगी तो 75 पैसे टैक्स देना होगा। इससे कबल बजट पेश करने के दौरान वजीर खजाना ने कॉल्स पर टैक्स लगाया।
मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर ₹1 हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल, वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। तीनों चीजों पर कुछ नहीं कर, ₹1 कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे, और बस इसके अलावा हम कोई। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, टैक्स लगाना है, टैक्स नहीं लगाना, वजीर खजाना खुद ही कंफ्यूज हैं। जी बिल्कुल मदिहा, अब आप भी अगर 5 मिनट की कॉल करेंगे तो 75 पैसे टैक्स आपको भी देना पड़ेगा, और इस पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने ये वादे कर दिया कि 5 मिनट कॉल के बाद अब टैक्स देना पड़ेगा। जबकि इस हवाले से वफाकी हुकूमत और वजीर खजाना ने 2 बार यू टर्न लिया। जब बजट पेश किया गया तो उस पर टेलीफोन कॉल्स पर टैक्सेस लगाए गए थे। जब बजट के बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें वजीर खजाना का कहना था कि वजीर आजम ने इसकी मंजूरी नहीं दी, अलबत्ता अब मोबाइल कॉल्स पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। मगर आज जब कौमी असम्बली में बजट समेटी जा रही थी और बजट समेटने वक्त वजीर खजाना ने जब अपनी तकरीर की और जो आगाज किया तो उन्होंने कहना था कि अब जो टैक्सेस है वो हम कम कर रहे हैं, मगर मोबाइल कॉल्स अगर 5 मिनट की कॉल करेंगे तो उसके बाद जो है आपको 75 पैसे टैक्स देना पड़ेगा। जबकि टैक्स के हवाले से जो मोबाइल सारिफीन है उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका कहना है कि ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मज़ीद कितनी कश्मीरी जानें का नजराना पेश करना पड़ेगा इस फैसले पर नज़रसानी का जो मुतालबा है उसकी अहमियत जतलाने के लिए। बिल्कुल ये बात सामने आई कि वहाँ इस बात का जिक्र भी हुआ कि हमारा तो एतमाद जो है वो उठ गया है, और उस एतमाद को बहाल करने के लिए, और एतमाद वाहिद जो तरीका है एतमाद को बहाल करने का वो है फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये कहा गया। मैंने सुना, ये जुमला भी सुना, ये भी सामने आया कि तस्करा हुआ, जिक्र हुआ कि कश्मीरी बहुत गुस्से में है, नाला हैं, तकलीफ में है, कर्ब में है, और अपनी तज़हीक महसूस कर रहे हैं। उनका उनकी जो स्टेट थी जम्मू और कश्मीर की, उसको तो आपने डाउनग्रेड कर दिया टू ए यूनियन टेरिटरी। उसका उनको उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि यकीनन उसकी तकलीफ है और वो चुभन मौजूद है। फिर यहाँ तक बात भी सामने आती है उस नशिस्त से कि ये जो तासुर था कि वहाँ बहुत सरमायाकारी हो जाएगी और बहुत वहाँ खुशहाली आएगी, माशी तौर पर खुशहाली आएगी, हालात उसके बरक्स हैं। बरक्स इस तरह है कि मुतालबा किया गया कॉम्पनसेशन का कि जो 2 सालों में ताजरों का, दीगर तबकात का, किसानों का बाग उजड़ गए। आप देख रहे हैं कि पूरी उनकी कमाई का जरिया जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की, बर्बाद हो गई। लोगों को बेपनाह माली नुकसान हुआ, ज़हनी अजियत के अलावा और जो इंसानी मुश्किलात हैं उसके अलावा जो उनको माली नुकसान हुआ उसका तज़किरा हुआ। यहाँ तक एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 50% से ज़्यादा जो सनत है वो बंद पड़ी है मकबूजा कश्मीर में। तो ये कौन सा तासुर है कि वहाँ खुशहाली आएगी, और कहाँ खुशहाली आई है, बर्बादी आई है। अब एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह के सामने आती है वो ये है कि 2 सालों
کا یہ عرصہ گزرا ہے اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے. قیادت نہ صرف ٹاپ کی، سیکنڈ لیئر بھی اور تھرڈ ٹیئر بھی قید میں ہے اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے. بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا. لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے. یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب جو اے پی سی بلائی گئی، گفتگو تو ہو گئی، اس گفتگو میں مانگا کیا گیا، ڈیمانڈز کیا تھیں؟ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی. کر رہے ہیں کیا؟ اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف اللیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان دنوں کو ختم کرنے کے بعد اور اعلان کے مطابق آج بجٹ کو، عوام دوست بجٹ کو سندھ اسمبلی نے اپروو کیا. بہت سارے ہمارے دوست یا ہمارے ناقدین جو پچھلے کئی روز سے ٹیوشن حاصل کر رہے تھے، اچھے اچھے کپڑے خرید کے اپنی تقریر کی تیاری کر رہے تھے، کہتے نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. وہ ان کے جو ارماں ہیں وہ ان کے آنسوؤں میں بہہ گئے اور جب ذرا غور سے دیکھا انہوں نے تو آنسو بہانے والے بھی ان کے اپنے تھے. ایسے کاموں میں لوگ تنہا ہی رہ جاتے ہیں. جو سازش کر کے آتا ہے اس کے ساتھ سازش ہی ہوتی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بڑی گفتگو کی جائے، بڑے تانے سندھ حکومت کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ طے ہوا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو، ہر پارٹی کو، پارلیمانی پارٹی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اسمبلی میں بجٹ کے اوپر اپنی سفارشات، اپنے اعتراضات پیش کرے اور اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو ہونے کے بعد بجٹ کی منظوری کی طرف جائیں گے. اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر شخص عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے رسپیکٹیبل انداز سے، پارلیمانی انداز سے بجٹ کے اوپر گفتگو کرے گا. بٹ بدقسمتی کے ساتھ اسمبلی کے ماحول کو خراب کرنے کی بار بار کوشش کی گئی. جب کوئی اپوزیشن کا رکن
تقریر کرتا تو ٹریجری بینچز اس کی تقریر کو سنتے. کہیں آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب کسی اپوزیشن رکن نے، کسی اپوزیشن کے سینئر رکن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بجٹ کے خلاف بات کی ہے، ہماری پالیسیز کے خلاف بات کی ہو، ہم نے عزت و احترام کے دائرے میں ان کو بات چیت کرنے دی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے بات کرتا، اور میں قطعی طور پر ابھی منسٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو ہمارے ایم پی ایز بات کر رہے تھے، تو ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ان کو بات کرنے دیتے. بار بار پارلیمانی روایات کو خراب کر رہے تھے. اسمبلی ہال میں سیٹیاں لے کے جانا، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ، پلے کارڈ لے کے جا سکتے ہیں، تصاویر لے کے جا سکتے ہیں، لوگ ڈیسک بجا کے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن سیٹیاں بجانا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کسی بھی طور پر پارلیمانی روایات کے مطابق نہیں ہے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو سمجھا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ بھائی تنقید کریں آپ، لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کو بات تو کرنے دیں. لیکن انہیں بات نہیں سنی. نتیجہ یہ ہوا کہ 5 دن ماحول خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور آج جو شیڈیول تھا اس کے عین مطابق اسپیکر صاحب نے بجٹ پیش کیا، حکومت کو اجازت دی بجٹ موو کرنے کی، حکومت نے بجٹ پیش کیا اور بجٹ کو اپروو کرا لیا گیا، اور جو پچھلے سال کا سپلیمنٹری بجٹ تھا اس کو بھی آج منظور کرا لیا گیا. لوگوں نے پریس کانفرنس کی، کچھ لوگ ٹویٹر پر آ کے بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی زبا بندی کی جا رہی ہے سندھ میں. میں ان کو، یہ میں نے سندھ اسمبلی سے ڈیٹیلز لی ہیں کہ کس رکن نے کتنی بات کی ہے، کس سیاسی جماعت نے کتنی بات کی ہے اس بجٹ کے اوپر. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کل اراکین جو اب ان کے ساتھ ہیں وہ 28 ہیں سندھ اسمبلی میں. ان 28 میں سے 21 اراکین نے 4.5 گھنٹے بات کی ہے، 4 گھنٹے 32 منٹ. یعنی کہ 28 میں سے 21، 75% پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ کے اوپر گفتگو کی، اور جو ان کو نکتہ چینی کرنی تھی انہوں نے کی. جی ڈی اے کے 14 اراکین ہیں، 14 میں سے 11 اراکین نے 2 گھنٹہ 31 منٹ 2 گھنٹہ 31 منٹ بجٹ کے اوپر بحث کی. اگر ہمیں اعتراض ہوتا یا ہم آپ کی زبا بندی کرنا چاہتے تو پھر اتنی بات آپ نہیں کر پاتے. آپ نے بات کی، آپ نے بجٹ کے اوپر اپنے اعتراضات پیش کیے، آپ کو موقع دیا گیا، لیکن اگر آپ ماحول کو خراب کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا. دوسری چیز، یہاں پر لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے، ٹیوشن لینے کا شوق ہے، لیکن جو اصل کام ہوتا ہے اپوزیشن کا بجٹ کے حوالے سے وہ کٹ موشن پیش کرنا ہوتا ہے. جب آپ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں حکومت کے بجٹ سے کہ جی میں اتفاق نہیں کرتا آپ سے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کٹ موشن موو کریں. یہ اتنے ماشاءاللہ لائق اپوزیشن لیڈر ہیں، اتنی لائق اپوزیشن ہے کہ انہوں نے ایک بھی کٹ موشن موو نہیں کیا. یہ تقاریر تو ایک ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے، اصل چیز تو کٹ موشن ہے کہ جی میں اس وجہ سے اعتراض کرتا ہوں، یہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. وہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور یہ اس بات کا مظہر ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اپوزیشن اراکین سیاسی اعتبار سے تو اپنی تقاریر کے ذریعے
हमारे बजट से इत्तफाक नहीं करते थे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड वो इस बजट से इत्तफाक करते थे। वो बजट की सिफारिशात तजावीज़ से मुत्तफिक थे और इसीलिए उन्होंने कोई कट मोशन मूव नहीं किया। और नेचुरली जब कट मोशन मूव नहीं करेंगे तो मंजूरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आज उस अवाम दोस्त बजट को अप्रूव कर दिया गया है। हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाई प्रोटेस्ट करते रहे इस दौरान और कहते रहे सिंध का बजट नामंजूर, सिंध का बजट नामंजूर। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, या पीटीआई के भी दो दोस्त या जीडीए के जो दोस्त इस बजट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका इख्तिलाफ इस बात से है कि सूबा सिंध के हर ज़िले में, हर तहसील में डेवलपमेंट की स्कीम को प्रायोरिटाइज़ किया गया है, तजवीज़ दी गई है इस बजट के अंदर? क्या इस बात पे आपका एतराज़ है? क्या आपका एतराज़ इस बात पर है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए सिंध भर में हर हलके में स्कीम्स दी गई हैं, चाहे पानी हो, पब्लिक हेल्थ हो, उसकी स्कीम्स दी गई हैं? क्या आपको एतराज़ इस बात पे है कि पहली बार आईटी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए सॉफ्ट लोन देने की स्कीम सिंध हुकूमत ने इस बजट में मंजूर कराई है? 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए और हाँ, पूरा सिंध इससे बेनिफिट करेगा, लेकिन बिलखुसूस आईटी का रुझान चूँकि कराची और हैदराबाद में ज़्यादा है तो हमारे कराची हैदराबाद के नौजवान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। क्या आपका एतराज़ इस बात पर है? क्या आपका एतराज़ इस बात पर है कि हमारे मुआशरे के वो हीरे, वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे? और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।